तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओचेन ने कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के 13 कॉप्सेस को बड़ी ही आसानी के साथ निपटा दिया। साथ ही साथ वो फॉलन एंजल को भी मार देता है, जिसके चलते कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को पीछे हटना पड़ा। और फिर वहाँ का काम खत्म होते साथ ही ज़ाओचेन फेंगडू माउंटेन के एक केव में रुक गया, जहाँ पर यूजिन उसे बताती है कि माउंटेन की वेन्स पर कॉप्स हर्डिंग सेक्ट ने एक फॉर्मेशन सेटअप किया है। अगर इस फॉर्मेशन को हटाया जाए तो कॉप्स हर्डिंग सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ज़ाओचेन को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आ गई, जिसके बाद वो यूजिन की बॉडी में मौजूद डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ज़ाओचेन यूजिन की डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके चलते ज़ाओचेन को तकलीफ होने लगी और ये बात यूजिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो ज़ाओचेन से कहती कि प्लीज इस प्रोसेस को यहीं पर रोक दो, मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती। हालांकि ज़ाओचेन उसे यकीन दिलाता है कि वो पूरी तरह से सेफ है। यहाँ पर वो लाइफ एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करते हुए यूजिन की सारी डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका, जिसके चलते यूजिन के पाव पर जो डेमोनिक मार्क्स थे वो अपने आप डिसअपीयर हो गए। वो ज़ाओचेन को बताती है कि मेरी बॉडी में जितनी भी डेथ एनर्जी थी वो सारी क्लियर हो गई, लेकिन वो ज़ाओचेन के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। तो ज़ाओचेन उसे तसल्ली देते हुए बताने लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे ब्लड में वो नेचुरल एबिलिटी है कि वो सारी इवल चीजों को अपने आप रिस्ट्रेन करे, यानी कि जैसे ही तुम्हारी डेथ एनर्जी मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी वो अपने आप रिफाइन हो जाएगी, मुझे उस पर मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ज़ाओचेन की ये बातें सुनते साथ ही यूजिन काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि आज तक जिसने भी उसकी डेथ एनर्जी को छुआ वो बंदा मारा गया, लेकिन ज़ाओचेन तो पूरी तरह से सेफ था। दरअसल ये सारा कमाल था ज़ाओचेन की बॉडी में मौजूद लाइफ एंड डेथ बीड का। तभी ज़ाओचेन यूजिन से कहने लगा कि तुम काफी देर से यहाँ पर हो, तुमने अब जल्दी से वापस चले जाना चाहिए, वरना कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को तुम पर शक हो जाएगा। हो सकता है कि वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाए। तो यूजिन ने फटाफट से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसमें से यूजिन की कॉफिन बाहर आ चुकी थी। तो यूजिन उस पर सवार होते हुए ज़ाओचेन से कहने लगी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब उसके वहाँ से जाते साथ ही ज़ाओचेन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, इसलिए वो तुरंत ही कल्टीवेशन में बैठते हुए अपनी एनर्जी को स्टेबल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ज़ाओचेन के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी रिवॉल्व होने लगी है। वो तुरंत ही समझ गया था कि उसकी बॉडी में मौजूद लाइफ एंड डेथ की एनर्जी में मिसबैलेंस हो गया। दरअसल लाइफ एंड डेथ बीड ये दोनों भी उस कब्रिस्तान से इवॉल्व हुए थे जहाँ पर गॉड्स और डीमंस की टूम है, और इन दोनों बीड्स का काम था ज़ाओचेन के लिए अनलिमिटेड लाइफ फोर्स को सप्लाई करते रहना। अगर ज़ाओचेन की बॉडी में डेथ एनर्जी ज्यादा हो गई तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो सकती थी। ज़ाओचेन तो यहाँ पर काफी ज्यादा पैनिक हो गया, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आज उसकी मौत पक्की है, मगर उतने में उसकी बॉडी से लाइफ एंड डेथ बीड बाहर आ गई। उन दोनों ने आपस में मर्ज होते हुए वहाँ पर एक इनयांग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि फेंगडू माउंटेन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा, और अब वो सारी स्पिरिचुअल पावर ज़ाओचेन की बॉडी में समाने लगती है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। साथ ही साथ ज़ाओचेन को याद आता है कि पुराने डीमंस और गॉड ने उसे बताया था कि ये दोनों लाइफ एंड डेथ बीड उसे एज अ कोल्ड्रन यूज करेंगे, और जब तक ये बीड पूरी तरह से बॉर्न नहीं होते तब तक ज़ाओचेन को मरने का कोई अधिकार नहीं था। यानी कि ज़ाओचेन इन दोनों बीड्स के लिए एक सप्लीमेंट जैसा काम करता था, इसलिए वो बीड किसी भी कीमत पर ज़ाओचेन को मरने नहीं देंगे। अगर ज़ाओचेन मारा गया तो इन बीड्स का एग्जिस्टेंस भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करते हुए लाइफ एंड डेथ बीड ने ज़ाओचेन की जान एक बार फिर से बचा ली। ये दोनों बीड अब कम्प्लीटली स्टेबल हो चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने ज़ाओचेन की बॉडी में आई हुई डेथ एनर्जी को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया। यहाँ पर ज़ाओचेन नोटिस करता है कि उसका स्पिरिचुअल अवेयरनेस अब काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। वो माउंटेन पर मौजूद हर एक छोटी सी छोटी चीज को भी महसूस कर पा रहा था। तो अब ये सब देखने के बाद ज़ाओचेन को शक होने लगा कि शायद उसने अपनी कल्टीवेशन रन पर ब्रेक थ्रू किया है, और ये तो होना ही था क्योंकि ज़ाओचेन ने ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब किया है। तो ज़ाओचेन इस बात को कंफर्म करने के लिए तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है। उसने इस केव पर न जाने कितने ही सारे स्लैश अटैक रिलीज कर दिए थे। उसने देखा कि उसकी प्रोफाउंड आर्ट अपने आप रिवर्स हो रही है, और इस बार ज़ाओचेन को उस प्रोफाउंड आर्ट की वजह से कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, वरना पहले तो उसने जब भी प्रोफाउंड आर्ट का यूज किया उसे काफी ज्यादा सफर करना पड़ा था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। ज़ाओचेन तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल
कंफर्टेबल फील करने लगा। दरअसल इस सिचुएशन को प्रोफाउंड आर्ट सर्कुलेशन कहा जाता है। ज़ाओजिन तो अपनी इस इम्प्रूवमेंट से काफी ज्यादा खुश हो गया। दरअसल ये प्रोफाउंड आर्ट सर्कुलेशन एक डिवाइन एबिलिटी है जिसे सिर्फ छठी रेल्म वाले कल्टीवेटर्स ही मास्टर कर सकते थे। ज़ाओजिन खुश होते हुए कहने लगा कि भले ही मैं छठी रेल्म का वॉरियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इस डिवाइन एबिलिटी को मास्टर कर लिया। अब तो मैं हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को डायरेक्टली चैनल कर पाऊंगा। इस तरह से मेरे पास ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर का भंडार होगा। अब अगर सभी राइचस पाथ और इवल पाथ के सक्सेसर एक साथ मेरे साथ फाइट भी करे तो भी मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगी। इनफैक्ट अब तो मैं मेरे हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड का यूज भी कर पाऊंगा और उससे भी मुझे कोई बैकलैश नहीं होने वाला। सो गाइस, यहाँ पर ज़ाओजिन को रिवर्सिंग आर्ट का बेनिफिट मिल चुका था, यानी कि वो जितनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करेगा उतनी ही स्पिरिचुअल पावर दोबारा से उसकी बॉडी में जमा होगी और उसके लिए ज़ाओजिन को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और ये चीज वाकई काफी ज्यादा फायदेमंद थी। तो ज़ाओजिन ने डिसाइड किया कि वो अब अपनी इस नई मिली हुई पावर को चेक करेगा। वेल, यहाँ पर ज़ाओजिन ने हेवन शेकिंग अर्थ मूविंग डीमन आर्ट को एक्टिवेट किया था। इस आर्ट की मदद से वो अपनी बॉडी में एक्सटर्नल अटैकिंग फोर्स को चैनल करने लगा और फिर जैसे उसने इस फोर्स को चैनल किया वो तुरंत ही उसे रिलीज कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। ये हेवन शेकिंग टेक्निक भी प्रोफाउंड आर्ट सर्कुलेशन से मिलती जुलती थी। तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन अपने डीमन आर्ट को परफेक्शन लेवल पर ले जाना चाहता है। उसने हेवन शेकिंग अर्थ मूविंग का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे इलाके को तबाह करना शुरू कर दिया। हम देख पाते हैं कि ज़ाओजिन काफी तेजी के साथ ढेर सारी एनर्जी को रिलीज कर पा रहा है और फाइनली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उसने हेवन मूविंग अर्थ शेकिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया। और उतने में ज़ाओजिन को पता चला कि उस इलाके में कोई पहुंच चुका है। ज़ाओजिन तो उन दो कल्टीवेटर्स को देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि इन दोनों का टाइमिंग परफेक्ट है, अब मैं इन पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाऊंगा। और फिर वो बड़ी तेजी के साथ उन दोनों पर हमला करने रवाना हो गया। वे दो कल्टीवेटर्स कोई और नहीं बल्कि लस्ट पाथ के सक्सेसर्स थे, जिसमें है फेरी शियान और उसका भाई नानगोंग। यहाँ पर ज़ाओजिन ने अपनी पावरफुल एनर्जी से उन पर एक जोरदार हमला कर दिया था, लेकिन यान ने भी अपने डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। मगर उतने में ज़ाओजिन ने अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के डिफेंसिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते वो दोनों भी काफी पीछे पुश हो चुके थे। वेल, ज़ाओजिन की इस हरकत से फेरी शियान उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी, ज़ाओजिन कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम भला हम पर अटैक क्यों कर रहे हो? हम सब लोग तो एक ही टीम में हैं। मगर ज़ाओजिन कहा ही उसकी सुनने वाला था। तो नानगोंग यान ने भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे ज़ाओजिन 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। साथ ही उसने अपने इवल पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए नानगोंग यान को पीछे की तरफ पुश कर दिया, जिसके बाद वो अपने डिमोनिक हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए फेरी शियान को भी उठाकर उसके भाई के पास पहुंचा देता है। और फिर ज़ाओजिन अपने फ्रेंडली अंदाज में उन दोनों से कहने लगा कि माफ करना, मैं अपनी पावर्स को हैंडल नहीं कर पाया। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग मेरे अटैक की वजह से ऑफेंड नहीं हुए। तभी नानगोंग यान उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा कि हम लोग तो बस कुछ ही दिनों के लिए अलग हुए थे और देखो तो तुम इतने कम वक्त में इतने ज्यादा पावरफुल बन गए। मगर फेरी शियान तो ज़ाओजिन पर अभी भी नाराज है। वो कह रही थी कि कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बताओ तुमने इतनी सीरियस अटैक हम पर क्यों रिलीज किए? अगर तुम्हारे अटैक में मैं मारी जाती तो तुम्हें फिर जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ता। वैसे हम दोनों भाई बहन बस तुमसे ही मिलने आए थे, मगर तुमने तो हमारी जान लेने की कोशिश की। तो ज़ाओजिन तुरंत ही उन्हें दिल से सॉरी कहने लगा। वो बताता है कि दरअसल मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया था और उतने में आप दोनों मुझे नजर आए, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी एबिलिटीज को चेक किया जाए, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर फेरी शियांग अपनी उसी सेड्यूसिंग टोन में कहने लगी कि माफी से काम तो नहीं चलने वाला, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा, तभी जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगी। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था, पता नहीं तुम अपनी हरकतों से बाज कब आओगी? मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरी इज्जत पर अटैक कर दोगी। जिस पर फेरी शियान कहने लगी कि प्लीज ऐसी बातें ना करो, अभी तक तो मैंने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं और तुमने अंदाजा लगा लिया कि मैं तुम्हारी जवानी को छीनना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें ही मेरी बाहों में आने की जल्दी हो रही। तो ज़ाओजिन उससे कहता है कि वो तो होने से रहा, चलो बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए? तो फेरी शियान उसे बताती है कि तुमने अभी अभी हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड का यूज करके मुझे बुली किया था, तो मैं चाहती हूँ कि वो टेक्निक तुम मुझे सिखा दो। जिसके लिए ज़ाओजिन भी राजी हो गया। वो कह रहा था कि एक आध दिन जब मेरा मूड अच्छा रहेगा तब मैं तुम्हें 1 या 2 मूव सिखा दूंगा। लेकिन फेरी शियान यहाँ पर नहीं रुकती। वो ज़ाओजिन से कहने लगी कि हमने सुना है तुमने 13 कॉर्प्सेस को स्ले किया, तो मुझे कॉर्प्सेस स्लेइंग की टेक्निक सिखा दो। मैं भी कॉर्प्सेस को स्ले करके कॉर्प्स हर्डिंग से के पसीने छुड़ाना चाहती हूँ। इनफैक्ट हमारे
मास्टर शुआनजिंग भी तुम्हारी इस मूव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्होंने मेंग केजिन को बंद करके वो भी तुम्हारी तलाश में रवाना हो चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि कॉप्सेस को स्ले करने की टेक्निक को तुमसे सीख पाए। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा, माफ करना, लेकिन कॉप्सेस को स्ले करने की टेक्निक मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। दरअसल वो मेरी इनेट एबिलिटीज हैं, इसलिए अगर मैं चाहूँ भी तो तुम्हें वो टेक्निक सिखा नहीं पाऊंगा। जिस पर नानगोंग यान कहने लगा कि क्या कहा तुमने इनेट? कहीं तुम्हारी बात का मतलब ये तो नहीं कि तुमने कॉप्सेस को स्ले करना पैदा होते ही सीख लिया था? जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था, हाँ बिल्कुल, ये तो मेरी इनेट एबिलिटीज में से एक है। जिस पर नानगोंग यान कहने लगा कि इसका मतलब तो ये है कि तुम किसी भी इवल पावर को रिस्ट्रेन कर पाओगे। तो ज़ाओजिन तुरंत ही उसे अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए दिखाने लगा। वो कहता है, देखो मेरी ये टेक्निक किसी मार्शल आर्ट से बिलोंग नहीं करती, बल्कि ये तो एक डिमोनिक आर्ट है। जिसके बाद ये लोग अपने एज यूजुअल मीटिंग प्लेस पर पहुंच गए। ज़ाओजिन कह रहा था कि मैं इवल एनर्जी को रिस्ट्रेन कर सकता हूँ, और इसी से तुम जैसे लोगों को ये लग रहा है कि शायद मैं किसी एंशिएंट गॉड का डिसेंडेंट होगा, और एक गॉड होने की वजह से इवल एनर्जी मुझ पर अटैक नहीं कर सकती। सो अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ रहे हैं तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं वाकई एंशिएंट गॉड का डिसेंडेंट हूँ। जिस पर फेरिशियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि अगर तुम एंशिएंट गॉड की डिसेंडेंट हो तो फिर मैं भी किसी लेजेंडरी गॉडेस की रिइंकार्नेशन हूँ। वेल, इसका मतलब ये था कि इन दोनों भाई बहनों को ज़ाओजिन की बातों पर जरा भी यकीन नहीं, इसलिए नानगोंग यान ने फटाफट से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकाल लिया। ज़ाओजिन तो उसे देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये तो एक फॉलन एंजल का हाथ है। ज़ाओजिन कहता है, मेरे भाई मुझे तो लगा था कि तुम बस लड़कियों के दीवाने हो, मगर तुम तो एक नंबर के हौसी निकले। तुमने तो एक डीमन के हाथ को भी नहीं छोड़ा। तो नानगोंग यांग उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि ये डिमोनिक हैंड मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटीज हैं। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि शायद तुम दोनों को अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। यार, तुमने मुझ पर यकीन करना चाहिए, मैं वाकई एंशिएंट गॉड्स का डिसेंडेंट हूँ। खैर, मैं अभी अपनी बात को साबित कर देता हूँ। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने वहाँ पर एक नौटंकी करना शुरू कर दी। उसने कई सारे टैलिस्मान को थ्रो करते हुए मंत्रास की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दी। वो कह रहा था, एंशिएंट गॉड से दोनों बंदे मेरे काफी ज्यादा करीब हैं, तो मैं नानगोंग यान को मेरा अटेंडेंट सर्वेंट बनाना चाहता हूँ। और रही बात मिस शियान की, तो वो मेरी पर्सनल मेड बनेगी। और फिर ज़ाओजिन ने अपना हाथ कट करते हुए नानगोंग यान पर अपना थोड़ा सा खून लगा दिया। वो कह रहा था, मेरे भाई देखो, मैंने अपना डिवाइन ब्लड तुम्हें दे दिया है, अब इसका इस्तेमाल करके इस एंजल के हाथ को टच करो और फिर देखना कैसे तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा। जो सुनते साथ ही नानगोंग यांग ने थोड़ा सा डरते हुए उस एंजल के हाथ को टच कर दिया। जैसे ज़ाओजिन का खून उस हाथ पर लगा, उसकी इवल पावर थोड़ी सी कम हो गई। ये देखते साथ ही ये दोनों भाई बहन काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। नानगोंग यान कहता है, भाई तुम तो वाकई एंशिएंट गॉड्स के डिसेंडेंट हो। वहीं पर शियानो से बड़े ही प्यार से टच करते हुए कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारा सारा ब्लड ड्रेन कर लूं तो क्या मेरे पास भी तुम्हारी जैसी पावर्स आ जाएगी। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन ने पैनिक होते हुए उसे दूरपश कर दिया। वो कह रहा था कि यार तुम तो खून पीने वाली चुड़ैल हो। जिस पर फेरिशियान कहती, जाने मन में तो मजाक कर रही थी, भला मैं तुम्हें कैसे तड़पा सकती हूँ, तुम तो मेरे हारेम के पहले प्रिंस हो। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो फिर मैं एंजॉय किसके साथ करूंगी। वैसे भी तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड है, तो तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मैं चेरिश करने वाली हूँ। साथ ही नानगोंग यान ज़ाओजिन से कहने लगा कि तुम्हारे पास बहुत ही स्पेशल डिवाइन एबिलिटीज हैं और कॉप सर्डिंग से जल्दी एक चैलेंज को ऑर्गेनाइज करने वाला। तो मेरे ख्याल से तुम उस सेरेमनी में काफी अच्छे से परफॉर्म करके फेमस हो जाओगे। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि कॉप सर्डिंग सेक्ट तो मुर्दों का घर है, भला उन्हें चैलेंज को ऑर्गेनाइज करने का अधिकार किसने दिया। खैर, मैं तुम दोनों से एक मदद चाहता हूँ, तुम दोनों मिलकर सभी इवल पाथ और राइचस पाथ के सक्सेसर्स को यूनाइट करो और फिर हम कॉप सर्डिंग सेक्ट को पूरी तरह से मिटा देंगे। और अब हमें कुछ ही दिनों बाद एक मीटिंग दिखाई गई, जहाँ पर ज़ाओजिन सभी लोगों को बता रहा था कि कॉप सर्डिंग सेक्ट 1000 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। उनकी इस तबाही के पीछे 6 इवल पाथ और राइचस पाथ के लोगों का हाथ है, मगर अब कॉप सर्डिंग सेक्ट दोबारा से वापस आ गया। वो लोग फिंगदू माउंटेन की विंड्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे कॉप्सेस को अवेकन कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी करके इस कॉप सर्डिंग सेक्ट पर लगाम लगाना जरूरी है। ये सारी बातें ज़ाओजिन ने इवल पाथ और राइचस पाथ के सक्सेसर्स को बता दी थी। वो कहता है कि अगर हमने कॉप सर्डिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वो लोग इस दुनिया में तबाही मचा देंगे, फिर तो कोई भी ग्रेव सेफ नहीं रहेगी, हर एक मुर्दे को जिंदा किया जाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया पर मुर्दों का राज होगा। वेल, ज़ाओजिन ने कई सारे लोगों को अपनी साइड करवा लिया था, लेकिन उसे पता था कि इस हर्डिंग सेक्ट के पास 2 बहुत ही खतरनाक एंशिएंट कॉप्सेस मौजूद हैं, इसलिए ज़ाओजिन को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। तो उसने 2 सीनियर्स से बात की। उसने अपनी जेड रुई के जरिए उन दोनों लोगों को पैगाम भेजा। वो कहता है कि अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपको एक बढ़िया सा
रिवॉर्ड दूंगा। वेल, ये 2 मास्टर्स कौन है इनके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। और अब ज़ाओजिन की प्लानिंग के मुताबिक ये सभी लोग एक जंगल में जमा हो गए। यहाँ पर ज़ाओजिन के सामने एक मैप था। तियांताई सेक्ट की वांगलिन उससे कहने लगी कि तुम्हारे हिसाब से ये फॉर्मेशन कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी फॉर्मेशन के जरिए वो फिंगदू माउंटेन की इन पावर को एक्सेस कर सकते। तो अगर इस एरिया को डिस्ट्रॉय किया जाए तो कॉप्स हर्डिंग सेक्ट पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। उनकी कॉप्स रिफाइनिंग प्रोसेस थम जाएगी। जिस पर ज़ाओजिन कहता है हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मेशन कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके पास 2 बहुत ही खतरनाक कॉप्सेस मौजूद है जो कि मेरे ख्याल से छठी लेवल के कल्टीवेटर्स होंगे। सो अगर हमने उन पर डायरेक्टली अटैक किया तो हमारी जीतने के चांसेस कम रहेंगे। जिस पर राइचस पाथ का बंदा कहने लगा कि मेरे ख्याल से उन लोगों ने ऑलरेडी अपने कॉप्स किंग को अवेकन किया है। उनकी कॉप्स किंग इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने तुम्हें ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था पता नहीं कैसे, लेकिन आजकल मेरे बारे में काफी लजीज चर्चे किए जा रहे हैं। और फिर उसने वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए यूजिन को समन कर लिया, जो कि अपने कॉफिन पर बैठकर वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वेल, यूजिन को वहाँ देखते साथ ही ये सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो कहने लगे कि ये तो उसी हर्डिंग सेक्ट की कॉप्स किंग है, पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आ गई। इनफैक्ट वांग ने तो अपनी सोड को ही बाहर निकाल लिया था। तभी ज़ाओजिन उन सभी लोगों से कहने लगा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये बंदी तो हमारे साथ है। ये भी चाहती है कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को मिटाया जाए। अब ये सुनकर वो लोग थोड़े से सरप्राइज हो गए। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ज़ाओजिन ने इस कॉप्स किंग को कंट्रोल कैसे कर लिया। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो ये शक हो रहा था कि शायद इस कॉप्स किंग ने ही ज़ाओजिन को कंट्रोल किया होगा। तो अब ज़ाओजिन उन लोगों को बताने लगा कि भले ये बंदी हर्डिंग सेक्ट की कॉप्स किंग है, मगर आप लोग यूँ समझ लो कि ये सब उसे मजबूरी में करना पड़ा। उस सेक्ट ने इसे जबरदस्ती अपना कॉप्स किंग बनाया, मगर अब ये नहीं चाहती कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करे। इनफैक्ट इस फॉर्मेशन की डायग्राम भी इसी ने बना के दी थी और इसी ने उस फॉर्मेशन का लोकेशन ट्रेस किया। उतने में ही यूजिन सभी को बताने लगी कि मेरे अलावा उनके पास 2 और कॉप्स किंग है। वो दोनों फिलहाल ह्यूमन फ्यूजन प्रोसेस में स्टक है। अगर इसी दरमियान हम उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दे तो उन दोनों कॉप्स किंग की पावर काफी ज्यादा कम हो जाएगी और तभी जाकर हमारे जीतने के चांसेस हैं। वहीं पर ज़ाओजिन इन लोगों से कह रहा था कि ये मिशन हम सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और साथ ही ये खतरनाक भी है, कभी भी किसी की जान जा सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस मिशन को ज्वाइन करने से पहले फिर से एक बार सोच लीजिए। अगर तुम लोगों को खुद पर जरा सा भी डाउट है तो तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, मैं किसी को जज नहीं करूंगा। मगर ये सभी कल्टीवेटर्स तो कॉप्स हर्डिंग सेक्ट पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे। वो कहते हैं कि उस सेक्ट ने अपने फायदे के लिए हमारे एंसेस्टर्स को रिफाइन किया। सो अगर हमने उनका मुकाबला नहीं किया तो बताओ हमारी क्लैन की क्या इज्जत रहेगी। वहीं पर शाओलिन टेम्पल का मॉन्क जुआन बता रहा था कि सबसे बड़ा पाप है किसी की जान लेना, लेकिन कॉप्स हर्डिंग सेक्ट ने तो मुर्दों को भी नहीं बख्शा, इसलिए उनके क्राइम्स बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं। तो इस बार हमारा शाओलिन टेम्पल बिल्कुल भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। वहीं पर सभी कल्टीवेटर ज़ाओजिन को बताने लगे कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हमें अपने एंसेस्टर्स को इंसाफ दिलाना है और जब तक कॉप्स हर्डिंग सेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता वो तो उन्हें मिलने से रहा। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन ने भी खुश होकर अपना हाथ कट कर लिया। वो अपने डिवाइन ब्लड को एक प्याली में जमा करने लगा। जो देखते साथ ही मॉन्क जुआन उससे पूछता है कि मेरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो ज़ाओजिन कहने लगा कि आप सभी को पता है कि मैंने उनके 13 कॉप्सेस को स्ले किया था, तो मैं अपनी उस मेथड को बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रखने वाला। इसलिए आज के बाद जब तक कॉप्स हर्डिंग सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता मैं हर रोज मेरा ब्लड आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे ब्लड में ऐसी पावर है जिसका इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी के साथ कॉप्सेस को स्ले कर पाओगे। आप सभी से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ दिनों के लिए आप अपनी दुश्मनी को साइड में रख दो, हमें एक साथ मिलकर ही अपने दुश्मन का सामना करना होगा। जिस पर नानगोंग यान कह रहा था हाँ बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं। कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को खत्म करके हम इस दुनिया की सबसे बड़ी थ्रेट को एलिमिनेट कर पाएंगे। सब कुछ दिनों तक ये लोग काफी अच्छे से प्लान बना रहे थे। इसी दरमियान यूजिन की बॉडी में मौजूद डेथ एनर्जी कम्प्लीटली रिमूव हो गई। वो ज़ाओजिन से कह रही थी कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुमने मुझे कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के कंट्रोल से आजाद किया। आगे चलकर मैं इस दुनिया का हर एक कोना एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। जो सुनकर ज़ाओजिन कहते हैं हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी यूजिन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को एलिमिनेट करना चाहते हो, लेकिन अब मेरे ख्याल से तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पावर सब लगभग रिस्टोर हो ही गई है, इसलिए मैं बड़ी आसानी के साथ कॉप्स किंग का मुकाबला कर सकती हूँ। लेकिन ज़ाओजिन ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो कह रहा था कि जब भी बैटल होगी तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम कोई
जल्दबाजी नहीं करोगी। तो यूजिन भी उसकी बात मान जाती है। दरअसल ज़ाओजिन यूजिन को दोबारा खोना नहीं चाहता। और अब हमें फेंगदू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाओजिन के साथ ही पहुँच गए थे। उन्होंने स्नीक अटैक करते हुए कॉपसर्डिंग सेक्ट के कल्टीवेटर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। उन लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन पर अटैक कौन कर रहा। वेल इस बार ईवल पाथ और राइचस पाथ एक साथ मिल चुकी है। साथ ही हम देख पाते हैं कि मोंग जुआन और वांग उस फॉर्मेशन के पास पहुंच गए। वहां जाते साथ ही मोंग जुआन ने फटाफट से उस फॉर्मेशन पर अपने कुछ टैलिस्मान सेटअप कर दिए। वेल ये टैलिस्मान हेवन शेकिंग थंडर को समन कर सकता है। तो ज़ाओजिन बताता है कि जैसे ही हमारी बैटल शुरू हो जाए तुम इस इन गैदरिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना। इस सारी की खत्म होते साथ ही कॉपसर्डिंग सेक्ट के पास पावर की काफी ज्यादा कमी हो जाएगी। जिस पर वांग कह रहा था कि मेरे ख्याल से हमने अभी इस फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करना चाहिए, हम एक सेकंड भी जाया नहीं कर सकते। जिस पर ज़ाओजिन कहता है कि मैंने 2 मास्टर्स को यहाँ पर बुलाया है, वो बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, तो उनके आने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और उतने में ही ओल्ड मास्टर अपने दूसरे एक साथी के साथ वहाँ पर पहुँच गए। वेल सभी लोगों ने वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। वो कहने लगे कि ये तो छठी रैंकिंग के वॉरियर्स हैं। वहीं पर ज़ाओजिन फटाफट से जाकर ओल्ड मास्टर और सीनियर वांग को ग्रीट करने लगा। उन दोनों से कह रहा था कि आपने यहाँ आकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जिस पर ओल्ड मास्टर कहते, बच्चे हमने यहाँ आकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, तुमने तो हमसे वादा किया था कि तुम हमें एक बेहतरीन सा रिवॉर्ड दोगे। जिस पर ज़ाओजिन दिल ही दिल में कहने लगा कि अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें रहमदिल समझने की गलती की थी। और फिर ओल्ड मास्टर से कहता है कि आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपका काफी अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। तो चलो फटाफट से तबाही की शुरुआत की जाए। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही पूरा कॉपसर्डिंग सेक्ट शेक होने लगा। साथ ही साथ जगह जगह पर एक्सप्लोजन हो रहे थे। इस नजारे को देखकर कॉपसर्डिंग सेक्ट के लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहते हैं कि ये तो हमारी फेंगदू माउंटेन के कॉप्स वेन्स हैं। उतने में ही एक कल्टीवेटर वहाँ आकर बताने लगा कि हमारे सेक्ट पर सभी दूसरे सेक्ट ने मिलकर अटैक किया है। कॉपसर्डिंग सेक्ट का मास्टर तो ये सब देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि उस दिन मैंने ओपनिंग सेरेमनी में तुम सभी को जिंदा छोड़ा था, लेकिन शायद वही मुझसे गलती हो गई। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी इवल पावर पूरी फेंगदू माउंटेन में फैल चुकी थी। और फिर नानगोंग यान ने अपने साथियों को बता दिया कि यहाँ पर तो कॉप्स किंग अवेकन हो चुका है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।